Hi, my name is Shriya Rajan. Welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with Article 32 and we're going to study writs today. Article 32 हमने लास्ट लेक्चर में किया और हमने देखा कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32. राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. हमने 4 प्रोविजंस करे. राइट अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझाना चाहती हूँ जिसके लिए आज हमने ये लेक्चर अलग से रखा है. राइट लक्ष्मीकांत पे एक टर्म दिया हुआ है. द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज साइनी क्वे नॉन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट conferred by Article 32. The violation of a fundamental right is the sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32. इसका क्या मतलब है? इस टर्म का मतलब है एसेंशियल. लेमन टर्म में बता रही हूं. मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेट होना जरूरी है. किस चीज के लिए? फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32. ये आर्टिकल 32 का स्कोप बता रहा है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर में डिटरमाइन नहीं कर सकती ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्वॉल्व नहीं करता हो. ठीक है. राइट आर्टिकल 32 जो है वो सिंपली इसलिए इन्वोक नहीं हो सकता टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेशन until and unless it directly infringes any fundamental right. राइट इतना समझ गए आप? लास्ट लेक्चर में एक और वर्ड हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो ओरिजिनल है. राइट हमने पढ़ा था. राइट कि तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो इफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके इन्फ्रिंज होते हैं तो. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो ओरिजिनल है, ये हमने पढ़ा था. ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो एक्सक्लूसिव नहीं है. ठीक है. राइट ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्करेंट है. एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है. कॉन्करेंट मतलब एक और कोर्ट के पास ये पावर है. किस कोर्ट के पास ये पावर है? हाई कोर्ट के पास. कौन से आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 226 के अंडर में. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल है पावर बट एक्सक्लूसिव नहीं है. ठीक है. ऐसी पावर किसके पास भी है? हाई कोर्ट के पास भी है आर्टिकल 226 के अंडर में. ठीक है. क्या पावर है हाई कोर्ट की ओरिजिनल? कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर है कि वो इशू कर सकता है डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. मतलब अगर आपके या किसी भी इंसान के, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाए या तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाए. राइट दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर राइट? ओके. अब हम देखते हैं रिट्स और उनके टाइप्स. ठीक है. लेट अस सी रिट्स क्या क्या है. सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 से रिट्स इशू करने की पावर है. राइट और हाई कोर्ट जो है उनके पास आर्टिकल 226 से रिट्स इशू करने की पावर है. राइट रिट्स कौन से तरीके के होते हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरेरी. ठीक है। इसमें से प्रोहिबिशन जो है वो इंग्लिश में है, बाकी सारे जो ओरिजिन है वर्ड्स के वो लैटिन है,
तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट अभी हमारा पर्पस इज स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सो वी नॉट लुकिंग एट द प्रोनाउंसिएशंस. ठीक है. फर्दर आर्टिकल 32 के अंडर में ही पार्लियामेंट के पास भी एक पावर है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर दे सकती है. ठीक है, राइट. लेकिन ऐसी कोई प्रोविजन अभी तक पार्लियामेंट ने बनाई नहीं है. ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है जिनके पास अभी रिट्स इशू करने की पावर है. राइट. लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली बिफोर 1950, ठीक है, बिफोर 1950 ओनली हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू रिट्स. ठीक है, क्या बोला? आर्टिकल नहीं, 1950 के पहले ओनली हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू रिट्स. ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स आर्टिकल 226 ने ये पावर सारे ही हाई कोर्ट्स पे एक्सटेंड कर दी, तो सारे हाई कोर्ट्स इशू कर सकते हैं रिट्स. राइट. ये जो रिट्स हैं ये कहां से बोरो किए हैं हमने, या हमारा इंस्पिरेशन कहां से आया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लिश लॉ से बोरोड है, जिसका जो बोला जाता है जिसको प्रेरोगेटिव रिट्स. ठीक है, इंग्लिश लॉ. राइट, दिस इज क्लियर. रिट ऑफ हाई कोर्ट एंड रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी डिफरेंट है. वो किस तरीके से डिफरेंट है हम पहले ये देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, दोनों पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स कैसे डिफरेंट है, आर्टिकल 32 और 226. ठीक है, देखते हैं डिफरेंस. जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स कब इशू कर सकती है? ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जो हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट्स इशू कर सकती है, अदर पर्पसेस के लिए भी कर सकती है. ठीक है, thus आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि जो रिट इशू करने की पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो नैरोअर है देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, रिट जूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट इज नैरोअर. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकती है, वेर एज हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए एज वेल एज अदर पर्पसेस के लिए इशू कर सकती है रिट्स. ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है दैट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन, गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली. राइट. लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है रिट अगेंस्ट अ पर्सन or against a government or authority located within the territorial jurisdiction जो हाई कोर्ट का है. ठीक है, जो हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन जहां तक एक्सटेंड होता है वहीं तक इशू कर सकती है वो रिट्स. आउटसाइड भी कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है. कब कर सकती है? आउटसाइड टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन कब कर सकती है? जब जो कॉज ऑफ एक्शन है वो विद इन इट्स टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन हो. ठीक है, मतलब हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है अगेंस्ट एन अथॉरिटी, अ पर्सन, गवर्नमेंट विद इन इट्स टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, और outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within its territorial jurisdiction. इसीलिए territorial jurisdiction of Supreme Court for the purpose of issuing writs is wider. ठीक है, ये wider है सुप्रीम कोर्ट के लिए.
ठीक है, टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन ऑफ इशूइंग रिट्स. दिस मच इज क्लियर. थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. अ रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, आर्टिकल 32 जो है ये फंडामेंटल राइट है. रेमेडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, ये फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता है. हेंस सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकती टू एक्सरसाइज इट्स रिट जूरिसडिक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट refuse to exercise its writ jurisdiction. ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है ये खुद फंडामेंटल राइट है, इसलिए राइट. लेकिन हाई कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226 may refuse to exercise its writ jurisdiction. क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है. राइट, इतना क्लियर है. ये पार्ट ऑफ जनरल जूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का. इससे भी ये पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इतना क्लियर है. जो रिट्स हैं वो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट आप समझ रहे हो ना कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर और डिफेंडर क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन आपके फंडामेंटल राइट्स का. ठीक है, इतना क्लियर है.